हेलो एवरीवन, क्या हाल है भाई? आप सभी के उम्मीद है काफी अच्छे होंगे और घर में पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो काफी दिनों के बाद इंतजार हुआ खत्म, क्योंकि बच्चे काफी दिन से इंतजार कर रहे थे सर इकोनॉमिक्स वाला जो मॉडल पेपर है उसका हिंदी में सोल्यूशन कब लाइएगा। इंग्लिश वाला सोल्यूशन तो सारा करवा दिए, वेरी शॉर्ट शॉर्ट और लॉन्ग, यानी अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो आज बारी है हिंदी वाले बच्चों के लिए मॉडल पेपर सेट करने का, और वो भी सब्जेक्टिव, और वो आंसर्स मैं लेकर के आया हूँ हिंदी में। तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए टेंशन हो गया खत्म। तो चलिए बिना देर किए हुए और समय जाया नहीं करके शुरू करते हैं, और जल्दी जल्दी देखते हैं और खत्म करते हैं किस तरह का आंसर्स लिखना है एग्जाम में। तो सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखो क्या है, घटिया या निम्न कोटि की वस्तु को परिभाषित करें, है ना। सबसे पहला आंसर है कि घटिया या निम्न कोटि की वस्तु वह होती है जिसकी गुणवत्ता मानक स्तर से कम होती है, यानी जिसका जो गुण है वो कम होता है। अर्थशास्त्र में घटिया वस्तु को गिफन गुड्स भी कहा जाता है, यानी निम्न कोटि की वस्तु को हम लोग गिफन गुड्स भी कहते हैं, ये याद रख के चलना। घटिया वस्तु की विशेषताएं क्या क्या है, देखो यहाँ पे। घटिया वस्तु की मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर कम हो जाती है, यानी जैसे ही उपभोक्ता का जो इनकम है यानी आय जो है वो बढ़ता है, वैसे ही जो घटिया वस्तु का मांग है वो घटता है, क्योंकि जैसे इनकम बढ़ता है तो लोग पता है क्या करते हैं, डिमांड अच्छा वस्तु का करेगा। ठीक है, मांग क्या करेगा, अच्छा वस्तु का होगा। उसके बाद क्या है, घटिया वस्तु की मांग उपभोक्ता की आय घटने पर बढ़ जाती है। जैसे ही आय घटेगा तो क्या हो जाएगा, मांग बढ़ जाएगा, क्योंकि सर आय घट गया, अब सर अच्छा सामान नहीं खा सकते है ना, थोड़ा घटिया वाला सामान खाना पड़ेगा, यानी इसका ठीक उल्टा। अच्छा, घटिया वस्तुओं की कीमत कम होती है, यानी जो घटिया वस्तु होता है उसका कीमत कम होता है। तो 2 नंबर का जो प्रश्न है वो 2 नंबर का यानी सफिशिएंट आंसर है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप लोग को 8 सवाल में से कौची हो रहा है रे, 8 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन लिखना है, और हर एक सवाल का 2 नंबर, यानी 2 गुना 6 बराबर कितना, आप लोग को 12 नंबर मिलने वाला है, यानी 6 क्वेश्चन लिखना है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में तो हर एक सवाल का आप लोग को मिलने वाला है 2 अंक, तो 2 अंक में आपको इतना बड़ा आंसर बहुत है। ठीक है, क्योंकि 40 से 50 शब्द का लिखना होता है। डन। तो चलो दूसरा नंबर सवाल, क्या पूर्ण प्रतियोगिता में एआर वक्र एक्स अक्ष के समांतर क्यों होता है, जैसे कि यानी बताना ये चाह रहा है कि ऐसे करके एक वक्र बनेगा आपका, ठीक है, और वो ऐसे होगा, यानी ए आर जो हो जो है वो एम आर के बराबर है, ठीक है, और ये वाला जो मेरा है ये वाला वो टी आर के बराबर होगा, यानी जो मेरा ओरिजिन से निकलेगा। और ये वाई एक्सिस, ये एक्स नहीं है वाई है, ये वाई, और ये वाला मेरा एक्स। तो वही पूछ रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो ए आर है वो एक्स एक्सिस के समान काहे होता है, एक्स अक्ष के। देखो यहाँ पे क्या लिखता है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में औसत राजस्व यानी एआर एवरेज रेवेन्यू जो वक्र होता है वो एक्स अक्ष के समांतर होता है, क्योंकि कीमत स्थिर रहती है, क्योंकि कीमत स्थिर रहती है, इसीलिए जो औसत क्या राजस्व का वक्र है वो हमेशा एक्स अक्ष का समांतर ही होगा। इसका मतलब है कि मात्रा में बदलाव से औसत राजस्व पर कोई असर नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि अगर किसी भी सामान का अगर मात्रा बदलता है, मात्रा क्यों बदलेगा, क्योंकि कीमत के बदलने से, तो अगर कीमत के बदलने से मात्रा बदलता है तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। किस पे, बताओ, औसत राजस्व पे। ठीक है, चलो। अच्छा, आप मान लीजिए कि बोलेगा सर ये 2 नंबर के आंसर नंबर दे देगा, मान लीजिए नंबर नहीं दिया तो आप एक काम कीजिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का मतलब लिख लीजिएगा। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहां पे सामान जो होता है वो एक दूसरे के क्या होता है, समान होता है। ठीक है, जो भी हम वस्तु बेचते हैं वो एक दूसरे के समांतर होता है। अच्छा, इसमें जो फर्म होता है उसका आवन और जावन क्या होता है, कोई बाधा नहीं डालते हैं इसमें। ठीक है, ये लिख सकते हैं। यहाँ पे बेचने वालों का संख्या और खरीदने वालों की संख्या काफी अधिक होती है, ऐसा लिख सकते हैं। ये लिख करके आप लिख देना। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, औसत राजस्व। ठीक है, यानी कि हर एक इकाई को बेच करके हम क्या बोले, हर एक इकाई को बेच करके कितना हम राजस्व कमा रहे हैं, यानी कितना हम लाभ कमा रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, औसत राजस्व कहते हैं। ये लिख करके उसके बाद आप ये वाला लिख सकते हो। डन। तो चलो तीसरा नंबर सवाल, 1 मिनट। अच्छा, तीसरा नंबर सवाल ये, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा पीडीएफ बनाने में शायद दिक्कत हो गया होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे 3 विभिन्न विधियों की सूची बनाए जिनमें अल्प अधिकार फर्म व्यवहार कर सकता है। देखो यहाँ पे क्या है, अल्प अधिकारी फर्म आपस में साठ गांठ करके ये निर्णय ले सकती है कि वो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करेगी, यानी कंपटीशन नहीं करना है भैया। ठीक है, इस प्रकार के वे फर्म बाजार का उचित बंटवारा कर लेगी और प्रत्येक फर्म अपने अपने बाजार में एकाधिकारी फर्म की तरह व्यवहार
करेगी, यानी एकाधिकार जो अल्प अधिकार होता है वो फर्म के लिए जैसा व्यवहार करती है। स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है, और आंसर याद करते चलना। ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण, अल्प अधिकारी फर्म ये निर्णय ले सकती है कि लाभ को अधिक करने के लिए वे उस वस्तु को कितनी मात्रा का उत्पादन करें, यानी लाभ को अधिक करने के लिए वस्तु को कितना मात्रा में उत्पादन करेगा ये निर्णय ले सकता है। इससे उनकी वस्तु की मात्रा की पूर्ति अन्य फर्मों को प्रभावित नहीं करेगी। इससे क्या होगा कि जो पूर्ति होगा वो सही से होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, अल्प अधिकारी फर्म वस्तु नगण्य कीमत की नीति भी अपना सकती है। ये इसके अंतर्गत मांग में परिवर्तन के फलस्वरूप कीमत में परिवर्तन नहीं होगा, यानी मांग में अगर परिवर्तन हो रहा है तो कीमत में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि अनगण्य कीमत यानी नॉन नेग्लिजिबल यानी नॉन प्राइस कंपटीशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, यानी कीमत को लेकर के कोई भी कंपटीशन नहीं है। चौथा क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, जब भी अंतर स्पष्ट करने बोलेगा तो आप लोग एक टेबल बनाइएगा। क्या बनाइएगा बच्चा? टेबल बनाइएगा, और हमेशा टेबल में ही लिखिएगा, लेकिन हम इसमें लिख दिए हैं बस समझाने के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की दो प्रमुख शाखाएं हैं। इन दोनों में अंतर यह है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी व्यक्तित्व इकाई का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। यानी एक तरफ आप लिखिएगा क्या, इधर आप लिखिएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र, और इधर लिखिएगा आप क्या, समष्टि अर्थशास्त्र। सबसे पहला जो आपको पॉइंट लिखना वो ये लिखना है कि समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, और व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, पूरे अर्थव्यवस्था का। अच्छा, समष्टि अर्थशास्त्र का व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो उदाहरण होगा वो क्या होगा, व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत पूर्ति, व्यक्तिगत आय, और इसमें क्या होगा, बाजार मांग, बाजार पूर्ति, यानी हम समष्टि वाला का बोल रहे हैं, बाजार मांग, बाजार पूर्ति, अच्छा, राष्ट्रीय आय, ठीक है, ये सब होगा। समझ गया ना? हाँ, चलो आगे बढ़े। चलो आगे तो इधर है ना। देखो 5वां नंबर सवाल, सीमांत लागत और औसत लागत को परिभाषित कीजिए। देखो, सीमांत लागत का मतलब है किसी उत्पाद या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन की लागत, यानी सीमांत लागत का मतलब होता है कि किसी एक अतिरिक्त अगर इकाई का हमको उत्पादन करना है तो उसमें कितना खर्चा होगा, उसको सीमांत लागत कहते हैं। और औसत लागत किसको कहते हैं, वही औसत लागत का मतलब है उत्पादन की प्रति इकाई लागत, यानी हर एक यूनिट को, हर एक इकाई को बनाने में कितना खर्चा हो रहा है उसको कहते हैं औसत लागत, और हर एक इकाई को बेच करके कितना कमा रहे हैं उसको कहते हैं क्या, औसत राजस्व। डन। तो चलो 6ठा नंबर सवाल क्या है, देखो, वैधानिक तरलता अनुपात क्या है, ये आप लोग पढ़िएगा बैंकिंग चैप्टर में, ठीक है। देखो यहाँ पे वैधानिक तरलता अनुपात बैंकों की कुल जमा राशि का वह न्यूनतम प्रतिशत है जिसे उन्हें तरल संपत्तियों में निवेश करना होता है। तरल मतलब जो तुरंत ही नगद में क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए। ये एक वित्तीय अनुपात है, इसे भारतीय रिजर्व बैंक तय करता है। अच्छे को सवाल पूछते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक कब आया था बताओ। देखो नहीं पता तो बता देते, 1935। पूरा अगर डेट पूछेगा तो आप लिखिएगा क्या, 1 अप्रैल, यानी 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक आया था। और इसका जो ये होता है हेडक्वार्टर है, यानी मुख्यालय है, वो शुरुआत में कहाँ पे था, कैलकाटा में था, ठीक है। कलकत्ता में इसका शुरुआत तौर में क्या होता था, मुख्यालय होता था। अब वो कहाँ शिफ्ट हो गया है, अब वो हो गया है मुंबई में, ये याद रखिएगा। चलो 7वां नंबर सवाल, उपभोग फलन किन चार के बीच में संबंध को व्यक्त करता है, किन चारों के बीच में संबंध को व्यक्त करता है। देखो यहाँ पे उपभोग फलन एक गणतंत्रीय समीकरण है जो आय और उपभोग के बीच संबंध को दर्शाता है। उपभोग फलन का सामान्य रूप A = A+BY होता है। और एक बात याद रखिएगा, उपभोग फलन का जो सूत्र है वो किसने दिया था, वो दिया था J.M. कीन्स ने। क्या बोले बाबू, J.M. देखो क्या बोले, J.M. कीन्स ने दिया था, ठीक है, J.M. कीन्स ने दिया था। तो एक मिनट, ये एम होगा ना, J.M., ठीक है, ये वाला याद रखिएगा जरा सा, J.M. कीन्स ने दिया था, ठीक। चलो, व्यापार शेष और चालू खाता शेष में अंतर बताए। देखो, व्यापार शेष और चालू खाता शेष दोनों ही आर्थिक संकेतक है। ये किसी देश की अंतरराष्ट्रीय व्यापार स्थिति को दर्शाते हैं। व्यापार शेष वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात के अंतर को भी दर्शाता है। वही चालू खाता शेष में व्यापार शेष के साथ साथ आर्थिक लेन देन भी शामिल होता है, ठीक है, इतना कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं किसके तरफ, लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे है ना, सबसे पहला क्या है, 3 नंबर का है ना, यानी आधा पेज करके आप लोग को आंसर लिखना है, ठीक है। देखो, संतुलन को परिभाषित करें,
किस स्थिति में बाजार को संतुलन अवस्था में कहा जाता है? देखो एक चीज बता देते हैं, देखो ध्यान से देखना। जब बाजार में मांग और आपूर्ति बराबर होती है, यानी जब बाजार में पूर्ति और मांग बराबर है, तो बाजार संतुलन की स्थिति में होती है। इस स्थिति में बाजार में अतिरिक्त मांग या आपूर्ति नहीं होती है। बाजार संतुलन की स्थिति में कीमत स्थिर रहता है। ठीक है, कि बाजार संतुलन की स्थिति में कीमत जो होगा वो स्थिर रहेगा। देखो इसका जो वक्र है वो कैसे करके बनेगा, देखो हम बता देते हैं। ये ऐसे बनेगा, ठीक है। ये मान लो मेरा मांग है और ये मान लो मेरा क्या है, पूर्ति है। ठीक है, तो जहां पे ये दोनों कट रहा है ना, उसको हम लोग कहेंगे क्या, स्थिर होना। और इसके सामने ये क्या हो जाएगा, ओपी, यानी क्या हो जाएगा, ये प्राइस हो जाएगा, कीमत हो जाएगा, और ओक्यू क्या हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगा। ये वाला वक्र बनाइएगा, ठीक है, पेंसिल से बनाइएगा, ध्यान से, आराम से। ठीक, तो देखो बना लो इसको कॉपी में। ये मेरा डिमांड है यानी मांग का वक्र, और ये मेरा किसका, पूर्ति का वक्र है। ठीक है, तो ये समझ गए संतुलन का मतलब क्या होता है, यानी जहाँ पे संतुलन होगा, यहाँ पे जहाँ पे मांग और पूर्ति जो है वो बराबर होगा। देखो बाजार संतुलन की स्थिति के बारे में क्या है। बाजार संतुलन में विक्रेता का उत्पादन और खरीदार की मांग बराबर होती है, जो हम बताए। बाजार संतुलन में बाजार के सभी उपभोक्ताओं और फर्मों की योजनाएं मिल जाती है। बाजार संतुलन में बाजार बाजार रिक्त हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बाजार संतुलन में बाजार की आपूर्ति और मांग एक एक होकर इससे को अच्छी से संतुलित संतुलित करती है। एक हो जाता है कौन, बाजार का पूर्ति और बाजार का क्या, मांग। देखो हम इसको बड़ा करके बना देते हैं फिर से। ये डिमांड, ये सप्लाई यहाँ पे संतुलित हो रहा है, यानी इस जगह पे क्या है, जो डिमांड है यानी जो पूर्ति है वो मांग के बराबर है। ये मेरा प्राइस है और ये मेरा क्या है, मात्रा, ये कीमत और ये मात्रा, और ये ओ, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, इसको बना लीजिएगा आप लोग कॉपी में। चलो, घटती सीमांत उपयोगिता के नियम की व्याख्या करें। देखो हम एगो चीज बता रहे हैं, जैसे मान लो ना कि तुमको रसगुल्ला खाने का बहुत इच्छा है, और रसगुल्ला खाते ही जैसे मान लो तुम कितना खा सकता है बताओ, 4 गो पीस खा सकता है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब 4 पीस रसगुल्ला खाने के लिए गया तुम, और जैसे ही पहला वाला रसगुल्ला मुंह में रखा, तुमको बहुत आनंद हुआ। ठीक है, इतना आनंद हुआ कि कुछ कहने का नहीं। ठीक, इतना संतुष्टि हुआ, बहुत ज्यादा संतुष्टि हुआ। दूसरा रखा मुंह में, तो पहला में जितना संतुष्टि हुआ तो उससे थोड़ा कम संतुष्टि मिला। तीसरा रखा तो पहला और दूसरा से और कम हुआ। चौथा में एकदम इच्छा ही नहीं हुआ। तो यानी क्या बोलना चाह रहा है कि जैसे जैसे कोई भी वस्तु का एक एक इकाई आप जोड़ते जाइएगा, आपका जो संतुष्टि का जो आपका लेवल है, ठीक है, जो आपका संतुष्टि का स्तर है वो धीरे धीरे घटते चला जाता है। ठीक है, और एक समय ऐसा आता है कि जो सीमांत उपयोगिता का जो स्तर है वो घटते घटते क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, नगण्य हो जाता है, और उसके बाद कभी कभी तो देखा गया है कि ऋणात्मक भी हो जाता है, यानी नेगेटिव हो जाता है। देखो, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहता है कि किसी वस्तु या सेवा से ज्यादा इस्तेमाल करने पर हर अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली संतुष्टि कम हो जाती है। जैसे हम आप लोग को बताए, इसे इस तरह समझा जा सकता है कि किसी वस्तु का इस्तेमाल ज्यादा करने पर उससे मिलने वाली खुशी कम हो जाती है। ठीक है, इस नियम के बारे में ज्यादा जानकारी क्या क्या है। यह नियम स्वभाव पर आधारित करता है। यह नियम बताता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, उससे मिलने वाली संतुष्टि कम हो जाती है। यह नियम बताता है कि किसी वस्तु की पहली इकाई का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। यह नियम बताता है कि किसी वस्तु की ज्यादा इकाइयों का इस्तेमाल करने पर उससे मिलने वाली संतुष्टि कम हो जाती है और अंत में उसकी जरूरत नहीं रहती, और इतना कम हो जाता है कि कभी कभी नगण्य हो जाता है और बाद में ऋणात्मक भी हो जाता है। ठीक है, चलो 11 नंबर क्या है, बाजार संतुलन। 11 नंबर सवाल में क्या है, बाजार संतुलन से आप क्या समझते हैं, रेखा चित्र से स्पष्ट कीजिए। डायग्राम बनाना है, तो वही वाला डायग्राम जो हम बताए थे, वही वाला जो वक्र है वो बताए थे। देखो इसे रेखा चित्रित द्वारा यह है कि बाजार संतुलन एक ऐसी स्थिति है जहां किसी वस्तु या सेवा की मांग और आपूर्ति बराबर होती है। इस स्थिति में न तो खरीदारों को वस्तु या सेवा की कमी होती है और ना ही विक्रेताओं को वस्तु या सेवा की अधिशेष। बाजार संतुलन एक कुशल बाजार का संकेत देता है, यानी अगर बाजार संतुलित है इसका मतलब जो बाजार है वो संतुलित है, तो अच्छा संकेत दे रहा है। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे बनवाए हैं, देखो यहाँ पे ये वस्तु हो गया यानी वस्तु का मात्रा, ये कीमत, ये देखो ये डी का मतलब क्या हो गया, मांग, और ये इसका मतलब सप्लाई, और ये है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है क्या, संतुलन, है ना, यानी जहां पे जो मांग है वो पूर्ति के बराबर है, यानी डी इक्वल टू एस। ठीक है, चलो बढ़िया।
अब देखो 12 नंबर सवाल क्या है, सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए। ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद से किस प्रकार संबंधित है। देखो सकल घरेलू उत्पाद उस क्षेत्र से संबंधित है जिसमें आय उत्पन्न होती है। यह एक वर्ष में एक राष्ट्र में उत्पन्न कुल आउटपुट का बाजार मूल्य है। इस बात पर ध्यान देता है कि आउटपुट कहाँ उत्पन्न हो रहा है, इस बात पर नहीं कि कौन उत्पन्न कर रहा है, यानी कहाँ उत्पन्न हो रहा है ज्यादा जरूरी है किसके तुलना में कि कौन बना रहा है। जीडीपी की गणना दो तरीके से होती है, एक व्यय दृष्टिकोण और एक आय दृष्टिकोण से। ठीक है, व्यय दृष्टिकोण अवधि के दौरान वस्तु और सेवाओं पर खर्च की गई है। जीडीपी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी का मतलब होता है खपत खर्च, आई का मतलब हो जाता है व्यावसायिक निवेश, जी का मतलब हो जाता है सरकारी खरीद, एक्स का मतलब निर्यात और एम का मतलब क्या, आयात। ठीक है, तो जो जीएनपी है वो क्या है, जीडीपी एनआर माइनस एनपी। जो जीडीपी है वो सकल घरेलू उत्पाद, एनआर का मतलब होता है शुद्ध आय प्राप्ति और एनपी का मतलब होता है विदेशी संपत्ति के लिए शुद्ध बहिर्वाह। ठीक है, डन। तो इतना चलो ये सब याद करते चलना है। ठीक है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 13 नंबर सवाल, संतुलन कीमत क्या है। तो सर जहां संतुलन होता है, जहां सर बराबर होता है पूर्ति और मांग, वहां से जो कीमत सर मिलता है वही संतुलन कीमत होता है। देखो संतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर मांग तथा पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं, या जहां क्रेताओं की खरीद या विक्रेताओं की बिक्री एक दूसरे के समान होती है। पूर्ति प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन कीमत का निर्धारण मांग तथा पूर्ति की सशक्तियों द्वारा होता है, और संतुलन कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां बाजार मांग बाजार पूर्ति के बराबर होता है। यानी देखो ये वाला जो चीज वही चीज है, देखो ये वाला जो है, ये वाला संतुलन क्या है, कीमत है, और ये वाला संतुलित क्या है, मात्रा है, और ये वाला डी है और ये वाला एस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अतिरिक्त पूर्ति हो रहा है। देखो हम एक बना के दिखा देते हैं आप लोग को। ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे ये वाला, देखो यहाँ पे ये हो गया, ये मांग, और ये वाला मेरा पूर्ति, मांग और पूर्ति हुआ। अब देखो ये वाला मेरा जो है क्या है, संतुलित कीमत, और ये वाला जो है मेरा क्या है, संतुलित मात्रा, है ना हो। हाँ, अब देखो यहाँ पे, यहाँ से इतना दूर तक क्या हो रहा है, ये मांग वक्र है, ये मांग हो रहा है, और यहाँ से इतना दूर तक क्या हो रहा है, बताओ क्या हो रहा है, पूर्ति हो रहा है। तो पूर्ति ज्यादा हो रहा है ना हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और जो मांग है वो यहीं तक हो रहा है। देखो जो मांग है वो मेरा कहाँ तक हो रहा है, यहीं तक हो रहा है, यहीं तक हो रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और जो पूर्ति है वो यहाँ से लेकर के एकदम यहाँ तक हो रहा है, यानी पूर्ति ज्यादा हो रहा है, यानी इसीलिए अतिरिक्त पूर्ति लिखा गया। और यहाँ पे लिखा गया अतिरिक्त मांग, तो ऊपर अतिरिक्त पूर्ति और नीचे अतिरिक्त मांग। देखो चित्र में ई बिंदु पर वस्तु की मांग मानी जाने वाली मात्रा पूर्ति के बराबर है। ठीक है, यदि कीमत OP1 है तो पूर्ति PB तथा मांग P1A है। इस अवस्था में अधिक पूर्ति की दशा है, जिससे विक्रेताओं में परस्पर प्रतियोगिता तथा इस प्रतियोगिता के कारण वस्तु की कीमत कम हो जाएगी तथा मांग का विस्तार होगा। मांग का क्या होगा बच्चा, मांग का जो है वो विस्तार होगा। ठीक है, उसके बाद जब कीमत कम होकर ओपी रह जाएगी तो मांग तथा पूर्ति परस्पर बराबर हो जाएंगे, इसीलिए ओपी संतुलित कीमत स्थापित होगी। यदि किसी कारण वस्तु की कीमत कम होकर के DP2 रह जाती है, सॉरी OP2 रह जाती है, तो मांग पूर्ति से अधिक होगी, जिससे विक्रेताओं में प्रतियोगिता बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो 14 नंबर, बाजार की परिभाषा लिखिए और उन 4 तत्व को लिखे जिनके आधार पर विभिन्न बाजारों को परिभाषित किया जाता है। देखो बाजार वो जगह है जहां वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है। बाजार में खरीदार और विक्रेता मिलते हैं और चीजों की खरीदारी और चीजों को खरीदते और बेचते हैं, ऐसा लिखिएगा। ठीक है, क्या लिखिएगा, खरीदते और बेचते हैं। बाजार को परिभाषित करने के लिए 4 तत्व का इस्तेमाल किया जाता है, विक्रेता, खरीदार, वस्तु या सेवा और मूल्य निर्धारण। देखो मूल्य निर्धारण सबसे पहला है, क्या है, बाजार में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को निर्धारण होता है। प्रतिस्पर्धा, बाजार में विभिन्न विक्रेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा होता है, यानी कंपटीशन। मांग और पूर्ति, बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग और पूर्ति का आपूर्ति का संतुलन होता है। और एगो लिख दीजिएगा आप, क्या ये हो गया ना। फिर विक्रेता, विक्रेता में क्या लिखिएगा कि बाजार में खरीदने वाले लोग विक्रेता कहते हैं, जो कि पैसा देने के लिए तैयार होता है। ठीक है, नहीं बेचने के लिए, सॉरी, जो पैसा लेते हैं, ठीक है, किससे, खरीदार से, और खरीदार वो व्यक्ति होता है जो कि पैसा देते हैं किसको, विक्रेताओं को। ठीक है,
चलो उसके बाद क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिनमें उत्पादन सार्वजनिक हित की जगह व्यक्तिगत हित पर केंद्रित होता है। इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है बाबू, लाभ कमाना। ठीक है, चलो विशेषताएं पढ़ते हैं। इसमें उत्पादन उपभोक्ता का ध्यान में रख करके किया जाता है, यानी उपभोक्ता कैसा हो उस हिसाब से हम इसका क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार काम करने के लिए स्वतंत्र माना जाता है, क्योंकि इससे सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, यानी सरकार कोई भी काम में इसका हस्तक्षेप नहीं करेगी। व्यक्ति अपने निजी हित को ध्यान में रख करके कार्य करता है। इसमें संपत्ति के असमान वितरण के कारण वर्ग संघर्ष बढ़ता है। लाभ कमाने की होड़ में बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, फलस्वरूप अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। ठीक है, उसके बाद चित्र के द्वारा वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह को अंतर बताइए। देखो वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह में अंतर यह है कि वास्तविक प्रवाह में वस्तु और सेवाओं का प्रवाह होता है, जबकि मौद्रिक प्रवाह में धन का प्रवाह होता है। वास्तविक प्रवाह में घरों से कारोबारों तक संसाधनों और सेवाओं का प्रवाह होता है। वास्तविक प्रवाह में कारोबारों से घरों तक उपभोक्ता वस्तु और सेवाओं की आवाजाही होती है। वास्तविक प्रवाह में कच्चे माल, अर्ध नियमित वस्तु और अंतिम उत्पाद शामिल होता है। मौद्रिक प्रवाह में क्या होता है, मौद्रिक प्रवाह में घरों और कारोबारों के बीच धन का आदान प्रदान होता है। मौद्रिक प्रवाह में व्यावसायिक फर्मों द्वारा साधन भुगतान का परिवार की और परिवार से उपभोग व्यय के रूप में व्यावसायिक फर्मों की प्रवाह होता है। यानी मौद्रिक प्रवाह में सिर्फ और सिर्फ पैसा का प्रवाह होता है, घर से कहाँ, व्यावसायिक फर्म में, और व्यावसायिक फर्म से घर में। और वास्तविक प्रभाव में सिर्फ और सिर्फ वस्तु का प्रवाह होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो मेरा है, ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो मेरा है वो क्या है, हाउस होल्ड से कहा फर्म, और मतलब यानी जो घर से है ना, घर से कहा फर्म में जाएगा, यानी व्यावसायिक फर्म में, और फर्म से जाएगा कहाँ, घर में। ये है मेरा क्या, वास्तविक प्रवाह का रेखा चित्र। ठीक है, वास्तविक का है, किसका है, सॉरी व्यावसायिक लिख रहे थे हम, एक मिनट, ये है किसका, वास्तविक का। ठीक है, ये वास्तविक प्रवाह का क्या है, रेखा चित्र है ये वाला। और नीचे एक ठो है, ये है देखो यहाँ पे क्या है ना, फैक्टर पेमेंट, और ये वाला है जो है वो मौद्रिक का है। किसका है बाबू, मौद्रिक प्रवाह का रेखा चित्र। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में जितना भी क्वेश्चंस बताया गया उसका सबका आंसर आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही आंसर याद करते रहो। लॉन्ग वाला आंसर का जल्दी वीडियो आएगा आप लोगों के पास, है ना। इसमें मैंने क्या करवाया, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का एक सेपरेट से वीडियो बनाएगा, वो भी आप लोगों के पास जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं बहुत सारा आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा, चाहे वो हिंदी मीडियम को, चाहे वो इंग्लिश मीडियम को, और चाहे वो आर्ट्स के हो स्टूडेंट, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, कोई भी अगर बच्चा कोई भी स्ट्रीम का अगर बच्चा, और अगर उसका पेपर इकोनॉमिक्स है, तो इस चैनल को ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।